नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि पॉलिटी की सीरीज़ को ही हम शुरू करेंगे और पॉलिटी में हमने आपको पढ़ा दिया था अमेरिका का संविधान, हमने आपको पढ़ा दिया था ब्रिटेन का संविधान यानी कि यूके का संविधान, तीसरा हमने पढ़ा दिया था आपको स्विट्ज़रलैंड का संविधान। तो आज चर्चा करेंगे हम फ्रांस के संविधान के बारे में और सामान्य सी बातें हम फ्रांस के संविधान से, फ्रांस का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, फ्रांस के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जो कार्यपालिका में पहुंचते हैं, जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वहाँ की जो राज व्यवस्था की प्रकृति है वो कैसी है, वहाँ की सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा है, इन सभी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। लगभग 30 से 25 मिनट में आप ये जान जाएंगे कि फ्रांस में आखिरकार होता कैसा है, यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है या अर्धअध्यक्षात्मक है या संघात्मक है या संसदात्मक है। इन सारी जो कंसेप्ट हैं आपके, इन सब से आप परिचित होने वाले हैं 25 से 30 मिनट में। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए और हम आगे चलेंगे और शुरुआत करते हैं, सीधे आते हैं। ना हम लाइक की कहेंगे आपसे, ना शेयर की कहेंगे, ना सब्सक्राइब की करेंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है तो आप खुद पे खुद कर देंगे। इतना तो आप अब समझदार हैं, ताकि आप जो अब तैयारी कर रहे हैं वो उस लेवल की नहीं कर रहे हैं कि आपसे कहने की आवश्यकता पड़े इस चीज़ में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांस का संविधान या संवैधानिक योजना, यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम। ठीक है, तो फ्रांस की संवैधानिक योजना में हम पढ़ने क्या वाले हैं, थोड़ा सा हम एक थोड़ी सी ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं उसके बारे में। फ्रांस की राज व्यवस्था की प्रकृति, फ्रांस की राज व्यवस्था की प्रकृति। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रांस की सरकार का स्वरूप। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ की फ्रांस की कार्यपालिका। चौथा हम पढ़ेंगे यहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव। और उसकी थोड़ी सी हम देखेंगे फ्रांस की न्यायपालिका के बारे में। यानी हम इतनी चीज़ों को अभी पढ़ेंगे। फ्रांस का संवैधानिक योजना यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ द पॉलिटी ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के राज व्यवस्था की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। और फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि कौन सा स्वरूप है इसका। फ्रांस की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे हम। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और फ्रांस की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहीं से, फ्रांस की राज व्यवस्था की प्रकृति। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और पूछूंगा क्या, आपको बताना पड़ेगा। और बताएंगे कैसे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, या अपने, अगर आजकल के बच्चे क्या हैं कि थोड़े से आलसी हो गए हैं, तो आप मुझे अपने मन में ही इसका रिवाइज कर सकते हैं। जब भी मैं कोई प्रश्न पूछूं, आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो आप अपने मन में, मन मस्तिष्क में उस क्वेश्चन को दोहराएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को दोहराएंगे। तो फ्रांस की राज व्यवस्था की प्रकृति से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, भारत की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, ब्रिटेन की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, और स्विट्जरलैंड की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। तो हमें सभी को पता है कि अमेरिका, भारत और स्विट्जरलैंड की राज व्यवस्था की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, संघात्मक थी। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि यूके, जिसे ब्रिटिश कह सकते हैं, तो ब्रिटेन की राज व्यवस्था की प्रकृति जो थी वो एकात्मक थी। और ब्रिटेन और फ्रांस, यहां मैं यूके कर सकता हूं, यूके और फ्रांस दोनों की राज व्यवस्था की जो प्रकृति है वो कैसी है, एकात्मक है। कैसी है, एकात्मक। एकात्मक
यानी कि यूनिटरी सिस्टम है यहां। फ्रांस की भी और यूके की भी। अब आप मुझे बताइए कि जब फ्रांस की राजव्यवस्था की जो प्रकृति है वो एकात्मक है, तो वहां का संविधान कैसा होगा, यानी संविधान की प्रकृति कैसी होगी। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने की एक्टिंग करूं तो आपको क्वेश्चन का उत्तर भी देना है अपने मन मस्तिष्क में। ये एक्टिंग ही है, क्या है ये, एक्टिंग ही तो है भाई। हमारे और आपके बीच में ये कैमरा है सामने, और इस कैमरे के सामने माध्यम से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि बताइए फ्रांस की या यूके की राजव्यवस्था की प्रकृति एकात्मक है, तो वहां के संविधान की प्रकृति कैसी होगी, वहां के संविधान की अरे भाई इतने दिनों से चल क्या रहा है, यही चीज तो चल रही है कि अगर जिस देश के संविधान की प्रकृति जैसी होगी उस देश के संविधान की प्रकृति भी वैसी होगी। और कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वहां के संविधान की प्रकृति भी एकात्मक होगी। अब प्रश्न उठता है दूसरा प्रश्न ये है कि बताइए एकात्मकता का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीन बाय यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का क्या अर्थ है। यूनिटरी सिस्टम का अर्थ यह है कि यहां पर राज्य लेवल पर, जैसे राज्य यहां देश से मैं डिनोट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां संघ की इकाइयों को राज्य कहते हैं। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहां पर सरकार नहीं पाई जाती है, यानी कि यहां जो सत्ता का स्वरूप है वो केंद्रीकृत है, न कि विकेंद्रीकृत। इस चीज को समझिए, कैसा है, केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का मतलब क्या है कि यहां की जो पावर है, डिवीजन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विभाजन नहीं है यहां, यानी कि जो पावर है वो केवल एक ही कह सकते हैं कि संस्था के हाथों में है। यानी फ्रांस और यूके, मुझे बताइए यूरोप के दो छोटे छोटे देश, हालांकि यूरोप में अगर देखेंगे तो फ्रांस काफी बड़ा देश है और देशों की तुलना में, स्विट्जरलैंड की तुलना में, इटली की तुलना में, या और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। अगर उनकी तुलना में देखेंगे तो फ्रांस और यूके, वहीं एशिया और अफ्रीका के देशों की तुलना में या उत्तरी अमेरिका की तुलना करें उनके, यानी उन कॉन्टिनेंटों की तुलना करें तो ये काफी छोटा देश हो जाएगा। और छोटे देश में एकात्मक व्यवस्था बड़े आराम से चल सकती है। ये बताइए, आराम से चल सकती है कि नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती है। एकात्मक व्यवस्था बहुत आराम से चल सकती है। और आराम से क्यों नहीं चलेगी? भारत जैसा, देखिए यूरोप में लगभग कमावे सभी एक ही प्रकार के एक ही जैसे लोग रहते हैं। भारत में बड़ी विविधता है, और यही चर्चा हम पिछले कई वीडियो में कर रहे हैं कि भारत विविधता मूलक देश है, भारत विविधता मूलक देश है। और भारत विविधता मूलक देश है, इसीलिए वहां एकात्मक व्यवस्था का प्रचलन नहीं है, संघात्मक व्यवस्था का प्रचलन है। और यहां एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब मुझे बताइए कि संघात्मक व्यवस्था पाई जाती तो डीएसडब्ल्यूआरए, अब मुझे बताइए डीएसडब्ल्यूआरए का क्या अर्थ है? जहां भी संघात्मक व्यवस्था पाई जाएगी वहां डीएसडब्ल्यूआरए पाए जाएंगे, एंड डिवीजन ऑफ पावर। एस का मतलब सुप्रीडेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर का मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रिजिड प्रोविजंस है उसमें, यानी रिजिड का मतलब है कठोर प्रावधान है उसमें। डब्ल्यू का मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ए का मतलब जो न्यायालय है उसकी सर्वोच्चता, उसकी अथॉरिटी होगी। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि एकात्मक व्यवस्था है। यहां तक हमने पहला टॉपिक खत्म कर लिया कि फ्रांस की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, एक वैसे टेस्ट का खत्म कर दिया। दूसरा है यहां की फ्रांस की सरकार का स्वरूप, और मैं जो कुछ भी बोलूं आप उसे लिखते चलें। आप कितनी भी किताबें नोट्स पढ़ लें, बहुत सारी संस्थानें, बहुत सारे दुकानदार, अगर आप मुखर्जी नगर में दिल्ली में जाकर के देखेंगे तो यहां किलो के हिसाब से नोट्स मिलते हैं। अब किलो के हिसाब से यानी रद्दी के भाव में नोट्स मिलते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, नोट्स वही पढ़े जाएंगे, आपको समझ में भी वही आएंगे जो आपके हाथ के द्वारा लिखे हुए होंगे। क्लास नोट्स होंगे,
हैंड रिटन, आपके द्वारा लिखे हुए होंगे, वही नोट्स आपके रिवीजन करते वक्त काम आएंगे। यदि नोट्स पढ़ करके कोई आईएएस, एसडीएम, डीएम बन जाता तो सारे के सारे दुकानदार आज डीएम होते जो नोट्स बेच रहे हैं रद्दी के भाव में। आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह है कि आप, और लग रहा है तो लगने दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुश होने के लिए नहीं, आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। अगर आप खुश होने के लिए पढ़ेंगे कि वाह ये तो सरल सरल चीजें हैं और हम ऐसे ही आसानी के साथ में इसे पढ़ लेंगे, और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, आप उन पे जा सकते हैं, मेरी तरफ से खुली छूट है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कहेंगे कि 15 में से 20 सवाल इसी में से आएंगे। मुझे बताइए 15 में से 20 सवाल कैसे आएंगे? मैं एक लिख रहा था थंबनेल, उस पर लिख रहा था कि 15 में से 20 सवाल इसी में से आएंगे। कोई लिख देता है कि 15 में से 10 नहीं किए तो मुझे जिंदा लटका देना, मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मौत के घाट उतार देना, आग लगा देना। ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल बना करके और आप उनको देखते हैं बड़े खुशी खुशी, लेकिन इसको नहीं देखेंगे आप। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, और आज की डेट में तो यूथ ऐसा है कि दिमाग पे प्रेशर की चले, कुछ अपने आप से कुछ क्रिएटिविटी करना नहीं चाहता है। तो खैर, फ्रांस की सरकार का स्वरूप, फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा है? अब मुझे आप बताइए कि भारत की सरकार का स्वरूप कैसा था? अध्यक्षात्मक था या संसदात्मक था? ये यूएसए क्या, देखो जितनी बात दोहराएंगे आप इसे, यूएसए की सरकार का स्वरूप कैसा था? अध्यक्षात्मकता। अध्यक्षात्मकता का क्या अर्थ होता है? अध्यक्षात्मकता का अर्थ यह होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, कि वहां संविधान का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन जहां संसदात्मक स्वरूप होता है तो संसदात्मकता का अर्थ होता है कि संविधान का प्रमुख अलग और सरकार का प्रमुख कोई अलग व्यक्ति होता है। आप मुझे बताइए भारत में कैसा स्वरूप है? भारत की सरकार का स्वरूप कैसा है? तो वो है संसदात्मक। यूके की सरकार का स्वरूप कैसा था? संसदात्मक। यूएसए की सरकार का स्वरूप कैसा था? अध्यक्षात्मक। वहां सरकार का प्रमुख और संविधान का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, वहां का राष्ट्रपति। और वर्तमान में तो चुनाव भी चल रहे होता है, और मैंने बताया था कि चुनाव की प्रक्रिया अमेरिका में, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, वो मेरा पूरा डिटेल से आप वीडियो देख सकते हैं अमेरिका के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में जाकर के। तो फ्रांस की सरकार का स्वरूप जो है मेरे लाल, वो है अर्ध अध्यक्षात्मक। अब अर्ध अध्यक्षात्मक का अर्थ यह है कि अध्यक्षात्मक में तो पूरी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है और संसदात्मक में पूरी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इसीलिए यहां अर्ध अध्यक्षात्मक है, यानी कि 50% पावर पीएम के हाथ में है और 50% पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। अब समस्या यहां तब बनेगी जब पीएम और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों अलग अलग पार्टियों से होंगे, तो समस्या बन जाएगी यहां, और बिल्कुल बननी भी चाहिए। फिर ये काम कैसे करेंगे मिलकर के? मुझे बताइए, जब 50% पावर इसके हाथ में होगी, 50% पावर इसके हाथ में होगी, समस्या बनती है तो बनने दो, हमें क्या इससे? ठीक है, तो यहां की सरकार का स्वरूप जो है वो अर्ध अध्यक्षात्मक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां कैसा सिस्टम है? यूनिटरी सिस्टम है। और यूनिटरी सिस्टम में होता क्या है, जहां भी यूनिटरी सिस्टम होगा वहां राज्यों का कोई अर्थ नहीं होगा, राज्य की सरकार का कोई अर्थ नहीं होगा, राज्य के पास में कोई शक्तियां नहीं होंगी। तो मुझे बताइए वहां राज्यसभा, वहां कह सकते हैं सीनेट, जो राज्यसभा कैसी संस्था है? वो राज्यसभा, भारत में राज्यसभा है
वहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा है। सीनेट भी राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा है। जब यहां राज्य सरकार नाम की कोई संस्था है ही नहीं। हालांकि फ्रांस में लोकल सरकारें तो हैं, क्षेत्रीय सरकारें जैसे ग्राम पंचायतें, आप भारत में देखते हैं ना, ग्राम पंचायतें, नगर निगम जो होता है, म्युनिसिपैलिटीज, यानी इस प्रकार की तो सरकारें हैं, लेकिन जो बीच में राज्य सरकारें हैं वो नहीं है। भारत में राज्य सरकार, यूपी में अलग योगी जी की सरकार होगी, हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है, इस प्रकार से वहां सरकारें नहीं है। तो फिर अब मुझे बताइए, जब एकात्मक शासन होगा तो क्या राज्यों की एक अलग ऐसी सभा यानी द्विसदनीय, यहां की केंद्रीय विधायिका कैसी होगी? यहां की केंद्रीय विधायिका एक सदनीय होगी, क्योंकि राज्य नाम की यानी राज्य सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो एक सदनीय। हालांकि आप फिर कहेंगे, मेरे से फिर प्रश्न पूछेंगे कि बताइए यूके में एकात्मक शासन था और वहां भी राज्य सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, तो वहां केंद्रीय विधायिका जो थी वो द्विसदनीय क्यों थी? अरे भाई, द्विसदनीय, उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो क्या था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था। वहां केवल अपनी रूढ़ियों और परंपराओं को जिंदा रखने के लिए उन्होंने क्या किया था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थापना की थी, यानी लोक सभा की स्थापना की थी। लेकिन यहां तो अपनी कोई मतलब नहीं है रूढ़ियों से और परंपराओं से, यहां तो केवल जो एकात्मक शासन है, इसीलिए वहां की विधायिका यानी केंद्रीय विधायिका कैसी है? एक सदनीय है। ठीक है, और उसका नाम क्या है एक सदनी का? नेशनल असेंबली। ठीक, उसकी यानी एक सदनी है तो उसकी नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली, अब इधर देखिए, नेशनल असेंबली यानी पूरे फ्रांस को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। जैसे भारत में अलग अलग पार्टियां उतरेंगी, अलग अलग प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में, और अलग अलग पार्टियां, अलग अलग प्रत्याशी, जिसके ज्यादा प्रत्याशी होंगे उसकी सरकार बन जाएगी, जैसे भारत में होता है। और इस नेशनल असेंबली में बहुमत दल का नेता जो होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। समझ रहे ना? इस नेशनल असेंबली में, मैं दोबारा बता रहा हूं, नेशनल असेंबली में जो बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा में मुझे बताइए आप, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, क्या वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार से नेशनल असेंबली में बहुमत दल का जो नेता होगा वो यहां का मतलब फ्रेंच का पीएम होगा, फ्रांस का प्रधानमंत्री होगा वो। अब प्रश्न आता है कि यहां के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो यहां के सदस्यों का चुनाव एक अलग पद्धति के आधार पर होता है मेरे दोस्तों। वो पद्धति कैसी है, उसका चुनाव का तरीका कैसा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक सदस्य का चुनाव होना है एक क्षेत्र से। इस चीज को थोड़ा समझिए और अपने माइंड को, अपने दिमाग को स्थिर करिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा और जगह अपने दिमाग को न भटकाइए। एक सदस्य होता है, एक सदस्य का चुनाव करने जा रहे हैं हम, कि वो सदस्य चुनेगा कैसे? वो सदस्य कहां का है? नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली में चुनने के लिए जा रहा है, उसे जनता कैसे चुनेगी ये समझिए। उस सदस्य को पंजीकृत मतदाताओं के, क्या? पंजीकृत मतदाताओं के 1/4 का क्या अर्थ है?
25% वोट मिलने चाहिए पंजीकृत मतदाताओं के, यानी कि उस क्षेत्र में जितने भी मतदाताओं के उस वोटर लिस्ट में नाम हैं उसके 25% वोट उस प्रत्याशी को मिलने चाहिए। 25% वोट, और साथ ही साथ कुल डाले गए मतों के के 50% प्लस 1 वोट उस सदस्य को चले जाएंगे, यानी जिसने ये प्रक्रिया फॉलो कर ली, यानी पंजीकृत मतदाताओं के 25% वोट, यानी पंजीकृत मतदाता अलग होते हैं और डाले गए मत, यानी मान के चलिए कि 100 उस क्षेत्र में 100 देखिए जनसंख्या उस क्षेत्र की अलग है। मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है X, इसमें 200 लोग रहते हैं, 200 में से कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी एज अभी 18 एबव नहीं है, तो ऐसे मान लीजिए 100 रहते हैं। अब बचे कितने यहां 100, यहां बचे 100 मतदाता हैं और यहां 100 पंजीकृत मतदाताएं हैं, ये इनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन इनमें से 50 गए वोट डालने के लिए, लेकिन 50 रह गए। अब यहां कौन रह कितने रह गए 50, उन 50 का 25% वोट उस सदस्य को चाहिए ही चाहिए। और साथ ही साथ जितने जो 50 बचे हैं, एक तो ये 50 इनके मतलब 100 में से 25% वोट चाहिए, क्योंकि 200 टोटल थे और 100 पंजीकृत थे, तो उसमें से 25% तो चाहिए। मान लेते हैं 100 में से 25 कितने हो गए 25% हो गए। अब उसमें साथ में डाले गए मतों का 50 में से, अब 50 सदस्य रह गए, 50 डालने ही नहीं गए थे ना, 50 रह गए, तो 50 के 50% प्लस 1 जिस सदस्य को प्राप्त हो जाएंगे वो उस क्षेत्र से जीता हुआ माना जाएगा। ठीक, दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से। पंजीकृत मतदाता, अब इतना शब्द तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंजीकृत मतदाता अर्थात जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, सीधी सीधी भाषा में पंजीकृत मतदाता के, यहां को नहीं, के 1/4 वोट, यानी 1/4 का मतलब है 25% वोट उस सदस्य को प्राप्त हो, और साथ ही साथ डाले गए मतों के 50% प्लस 1 जिस सदस्य को प्राप्त हो जाएंगे, यानी जिन 2 कंडीशंस को जो सदस्य पूरा कर लेगा वो नेशनल असेंबली का सदस्य बन जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन यहां से आप पूछेंगे कि अगर ऐसा कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तब क्या होगा, तब होगा दोबारा से चुनाव। क्या? जी हां, दोबारा से चुनाव। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 2 बार चुनाव कराते हैं, करा ले दो, क्या है, भारत में कितनी बार चुनाव होते हैं, कभी बिहार में होते हैं, कभी यूपी में होते हैं, यहां का फ्रांस यूपी जैसा ही तो है, बिहार जैसा ही तो है। समझे नहीं समझे इस चीज को? तो क्या दिक्कत है, भारत में तो हर साल चुनाव होते हैं, हर महीने चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। आजकल बिहार में हो रहे हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में होंगे, तो कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर अब क्या होगा, अब कौन से प्रत्याशी, अब देखिए मान के चलिए उस क्षेत्र से 6 प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन अब नहीं खड़े होंगे, चूंकि यहां दूसरी शर्त यह हो जाएगी कि अब वही प्रत्याशी खड़े होंगे। अब यहां से देखिए प्रत्याशियों को हटा दिया जाएगा। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, यही चीज आगे काम आने वाली है राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरी कंडीशन यहां यह होगी कि पंजीकृत मतदाताओं के जो भी प्रत्याशी अब आएंगे, यहां प्रत्याशी की बात हो रही है, अब प्रत्याशी वो मैदान में आएंगे जिन्होंने 12.5% वोट हासिल किया था पहले चरण में। यहां पहला चरण है, यहां दूसरा चरण है। जिन्होंने पहले चरण में जिन जिन प्रत्याशियों ने 12.5%, यानी कि 12.5% कितना हो गया, 1/8 वोट प्राप्त किया था,
वो अब मैदान में प्रत्याशी के रूप में बचेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो यही सदस्य बन जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें से किसी ने कंडीशन फुलफिल नहीं की तब ये प्रक्रिया चलेगी। और यहां पर प्रत्याशी 12.5%, कौन सा किसका 12.5%? इसका, यानी इसमें जो वोट पड़े थे उसका 12.5% जिन जिन ने प्राप्त किया है वो प्रत्याशी यहां रह जाएंगे। अब जिसमें दोबारा में क्या होगा, जितने भी मान के लो 3 रह गए, 2 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, तो उन प्रत्याशियों को दोबारा से वोट होगा और जनता वोट करेगी। और जनता जब वोट करेगी तो अब जो ज्यादा वोट पाएगा, भले ही 1 वोट पाए ज्यादा, भले ही 2 वोट ज्यादा पाए, तो वही सदस्य यहां से नेशनल असेंबली पहुंच जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। जिन्होंने 1/12 यानी 12.5% पहले ही चरण में प्राप्त कर लिए थे वही प्रत्याशी यहां रहेंगे। मान के चलो रमेश, सुरेश और राकेश 3 प्रत्याशी थे। अब राकेश ने भले ही सुरेश से 1 वोट ज्यादा पाया है और दूसरे चरण में वो जीत जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, नेशनल असेंबली में पहुंच जाएगा। आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लग रहा है कि हमने सही ट्रैक पकड़ा है, सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स? अगर वास्तव में लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर क्या देख रहे हैं। हाँ, ये चीज हो गई खत्म। मैंने पहले ही बता दिया है कि असेंबली, वो नेशनल असेंबली में जो बहुमत दल का नेता होगा वही वहां का क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। वही वहां का प्रधानमंत्री होगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देख लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहां के चुनाव की तरह नहीं होता। वहां के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष ही होता है, हमारे यहां के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट जनता नहीं डाल सकती है। और लेकिन यहां के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, जनता डालती है। वही कंडीशन दोबारा से लग जाएगी। कौन सी? पंजीकृत मतदाताओं के जिस भी प्रत्याशी, मान लीजिए 4 प्रत्याशी खड़े हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, पंजीकृत मतदाता, क्या पंजीकृत मतदाताओं का 25%, साथ ही साथ डाले हुए मत का 50% +1 जिस भी प्रत्याशी को प्राप्त हो जाएंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा। जिस भी प्रत्याशी को प्राप्त हो जाएंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा। यानी ये दोनों कंडीशन अगर किसी ने फुल कर दी, यानी पंजीकृत मतदाताओं का किसी को 25% प्राप्त है, साथ ही साथ डाले हुए मतों का 51%, 50% +1 प्राप्त है, यानी 51% ही मान लीजिए, तो प्राप्त है, तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति बन जाएगा। मान लेते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो थोड़ा सा वहां के सदस्यों के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर है। वो अंतर क्या है, इसमें से अब शुरू के 2 प्रत्याशी, यानी प्रथम चरण हो गया, सेकंड चरण में क्या होगा, वहां क्या करते थे कि उन प्रत्याशियों को लेकर के आते थे जिन्होंने 12.5% वोट इस पहले चरण में प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन यहां क्या करेंगे, यहां ऐसा नहीं करेंगे, यहां शुरू के 2 प्रत्याशियों को उतार लेंगे मैदान में। दो प्रत्याशियों को मैदान में उतार लेंगे। अब इन दोनों प्रत्याशियों में से जो ज्यादा वोट ले आएगा वो यहां का राष्ट्रपति बन जाएगा, यानी दोबारा से वोट होंगे, दोबारा से जनता अपना मतदान करेगी।
समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके अब बिल्कुल कतई नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर इस तरीके से भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा सा अपना चेकअप वगैरह कराएं। आपके दिमाग की थोड़ी सी कटोरी का जो कोण है, दिमाग की कटोरी का जो कोण है वो थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, उसे थोड़ा ठीक करें पहले। क्यों नहीं? जब इतना ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या समझ में आएगा? जब मैं पूरे बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, या तो आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ की विधायिका, यहाँ की कार्यपालिका के बारे में आपने पढ़ा, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ा, सदस्यों के चुनाव के बारे में पढ़ा। अब यहाँ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं, और न्यायपालिका के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका, अब मुझे बताइए, यहां एकात्मक शासन है। जब संघात्मक शासन हुआ करता था तो उसमें एक विशेष बात थी, और वो विशेष बात क्या थी? DSWRA। ए का क्या मतलब था? ए का मतलब था, अब मुझे बताइए ए का क्या मतलब था? DSWRA जब संघात्मक शासन हुआ करता था तो उसमें एक शब्द और आता था ए। डी मतलब डिवीजन ऑफ पावर, डब्ल्यू मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आर मतलब रिजिड प्रोविजंस। तो ए का क्या मतलब था? ए का मतलब था न्यायालय की सर्वोच्चता। यानी जिस भी देश में सर्वोच्चता का, अब दूसरा अर्थ आप और निकाल सकते हैं, यहां से कई मीनिंग निकल आएंगे सर्वोच्चता से। अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश का वर्ड हिंदी के वर्ड से मैच नहीं हो रहा है तो इसकी और भी पर्यायवाची निकल आएंगे। तो न्यायालय की सर्वोच्चता, और न्यायालय की सर्वोच्चता से क्या अर्थ है? जब वहां की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती थी? संघात्मक, लेकिन यहां की एकात्मक है। अब मुझे बताइए, जब संघात्मक होती थी तो न्यायालय की सर्वोच्चता वहां होती थी। जैसे भारत में न्यायालय की सर्वोच्चता है, यूएसए में न्यायालय की सर्वोच्चता है, स्विट्जरलैंड में न्यायालय की सर्वोच्चता है। तो आप मुझे बताइए, क्या फ्रांस में न्यायालय की सर्वोच्चता होगी? एकात्मक शासन है, हो भी सकती है, नहीं भी तो नहीं हो सकती। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो चलती है वो चलती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका के बाद में विधायिका की, और विधायिका के बाद में सबसे बाद में जो चलती है यानी जुडिशरी की। यानी जो न्यायालय के पास में शक्तियां हैं वो इन दोनों संस्थाओं से, कार्यपालिका और विधायिका दोनों से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से कम हैं। ठीक है? और जुडिशरी के पास में यहाँ की जो कार्य करने की क्षमता है, यानी यहाँ पर पावर है, जुडिशरी के पास में ज़्यादा है। न्यायपालिका के, सॉरी गलत बोल गया, न्यायपालिका के पास में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कार्यपालिका के पास में, फिर विधायिका के पास में, और फिर न्यायपालिका के पास में। तो यहाँ हमने आप पढ़ा फ्रांस का संवैधानिक इतिहास। इसके बाद में एक और संविधान का हमें थोड़ा सा जिक्र करना है, वो है जर्मनी। यानी जर्मनी का संवैधानिक योजना हम पढ़ेंगे और उसके बाद में मूव कर जाएंगे सीधे भारत के संविधान पर। और फिर यहाँ से हम क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि पहले पढ़ेंगे हम संवैधानिक इतिहास, उसके बाद में हम पूरा पढ़ेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में हम पूरा पढ़ेंगे प्रस्तावना के एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे हम यहाँ। हालांकि मैंने एक बार प्रस्तावना करा दी है आपको, लेकिन उससे भी इतर बढ़िया तरीके से संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बाद में सीधे हम भाग 1 पर कूद पढ़ेंगे। यानी भाग 1 का मतलब है कि कैसे आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक आपको पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम कूद पढ़ेंगे नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर, CAA क्या है, NRC क्या है, ये क्या मसला क्या चल रहा है, तो इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे। पॉलिटी के साथ साथ अभी मैं बता दूं आपको, मैं कुछ ही अभी थोड़ा सा मुझे वक्त कम मिल रहा है, इसके बाद में मैं पूरा वक्त लेकर के साइंस एंड टेक भी चालू करने वाला हूं। तो आप
पूरा भरोसा रखिए, ये जो चैनल है बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से ग्रो करेगा। वो तो आपके ऊपर है ग्रो करना, करेगा या ना करेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा भाषणबाजी भी ठीक नहीं रहती है आपके लिए। धन्यवाद।